नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में छाई रही। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों की शुरुआत। दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत में। और वंदे भारत में सबसे पहले बात करेंगे एमसीडी चुनाव की, जिसकी सत्ता में अब आम आदमी पार्टी काबिज हो चुकी है, यानी कि पूरी दिल्ली अब आपकी हो चुकी है। दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी पहले से ही काबिज है और अब एमसीडी में भी आपकी सरकार बन चुकी है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में बहुमत के जादुई आंकड़े को पार कर लिया है। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये मौका जश्न का है, केजरीवाल की बारी है, ये मौका जीत का है। जनता की तैयारी है, विजय शंखनाद की गूंज है। भारत माता की, भारत माता की। पूरी दिल्ली आपकी हुई। और ये जश्न हो भी क्यों ना, आम आदमी पार्टी ने 126 सीटों के जादुई आंकड़े को पार कर दिया। पार्टी के लिए ये महज आंकड़े नहीं हैं, बल्कि पार्टी के बढ़ रहे कारवां की तासीर है। आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पंजाब के सीएम भगवंत मान पार्टी दफ्तर पहुंचे और इस जीत के जश्न में शरीक हो गए। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा। मौका जश्न का था, चेहरों पर खुशी थी। दिल्ली वालों ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर भरोसा जताया, केजरीवाल की सरकार पर भरोसा जताया। पंजाब में सरकार बनाने के बाद एमसीडी चुनाव में मिली ये जीत पार्टी के लिए बड़ी जीत साबित हुई। 15 साल की भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर ईमानदार, कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है। इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने हमारे दिल जीते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने बाहर आके वोट किया, आपने विश्वास जताया। दिल्ली एमसीडी में 250 सीटों पर 4 दिसंबर को मतदान हुआ था। कुल 1349 उम्मीदवारों ने इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई और जब रिजल्ट आए तो आपने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। तो 15 साल से दिल्ली एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी ये इलेक्शन लूज कर चुकी है और दिल्ली की पूरी कमान अब आम आदमी पार्टी के हाथों में है। किसे कितनी सीटें मिली हैं, फाइनल रिपोर्ट आखिर क्या कहती है, ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि आज से तस्वीर बदल चुकी है और पूरी दिल्ली आपकी हो चुकी है। कुल सीटें यानी कि जो वोट्स की संख्या है परिसीमन के बाद, वो है दिल्ली एमसीडी की 250 और बहुमत के लिए जिस जादुई आंकड़े की जरूरत है वो है 126 का आंकड़ा। अब तस्वीर आप देखिए, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली। बीजेपी जहां पर 104 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बनी है, तो आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए एमसीडी की सत्ता पर खुद को काबिज कर लिया है और 134 का आंकड़ा छू लिया है। कांग्रेस 9 पर सिमट चुकी है और अन्य के खाते में 3 सीटें आई हैं। यह है आज के चुनाव नतीजों की तस्वीर। आइए आपको 3 और तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें पहली तस्वीर आम आदमी पार्टी के कार्यालय की आप देखेंगे, जहां पर जीत का जश्न लगातार नजर आया। सुबह की शुरुआत के साथ ही जगह जगह गुब्बारे लगाए गए थे और उसके बाद दिन बीतने के साथ तस्वीर साफ होने लगी और होर्डिंग्स, बैनर्स बदलने लगे। जीत का जश्न लगातार नजर आया, जमकर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे और कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाते भी नजर आए। दूसरी तस्वीर बीजेपी कार्यालय की इस वक्त आप देख रहे हैं। यहां पर सुबह से मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिला। सुबह पार्टी कार्यालय पर हलचल तेज दिखी, क्योंकि बीजेपी अपनी जीत को लेकर आत्मविश्वास से लबरेज थी और लगातार ये कह रही थी कि नतीजे जब आएंगे तो ये साफ पता चल जाएगा कि कौन सत्ता पर काबिज हो रहा है। जिन प्रत्याशियों की जीत हुई वो अपनी जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए हैं।
तीसरी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं कांग्रेस दफ्तर की, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में ठीक उलट तस्वीर नजर आई। सुबह से लगातार सन्नाटा पसरा रहा। पार्टी दफ्तर में इक्का दुक्का कार्यकर्ता देखने को मिले। ये चुनाव कांग्रेस की दुर्दशा को साफ दर्शाता है। कभी दिल्ली पर राज करने वाली पार्टी का हाल ये हो चुका है कि वो इस बात से आश्वस्त थी कि उन्हें एमसीडी में जीत नहीं मिल रही है। तो देखिए, एमसीडी चुनाव के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं और नेता जीत होने के बाद अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं। लेकिन एमसीडी के चुनाव में दिग्गजों का जादू नहीं चलता हुआ नजर आया, क्योंकि कई ऐसे वार्ड हैं जहां से विरोधी दलों ने उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा है। जैसे कि किन चीजों का हम जिक्र कर रहे हैं ये आपको बता देते हैं। इसमें सबसे पहले बात हम कर रहे हैं मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र में 4 सीटें आती हैं और बीजेपी ने 3 पर जीत दर्ज कर ली है। यह है मनीष सिसोदिया का इलाका, यानी कि पटपड़गंज क्षेत्र, जहां पर बीजेपी जीती है। सत्येंद्र जैन के विधानसभा क्षेत्र में आते हैं 3 वार्ड। तीनों ही वार्ड में बीजेपी की जीत हुई है, यानी कि सत्येंद्र जैन को किसी तरीके का समर्थन नहीं मिला। अब बात अमानतुल्लाह के वार्ड नंबर 189 यानी कि जाकिर नगर की करते हैं। यहां से कांग्रेस जीती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता के इलाके में बीजेपी एक भी सीट पर नहीं है। ये हाल उन दिग्गजों के इलाकों में नजर आया है जहां पर अपनी जीत का दम भरती हुई ये पार्टी नजर आ रही थी। एमसीडी के चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की हो, लेकिन केजरीवाल के सिर कांटों का ताज सजा है। अब तक केजरीवाल दावा ये करते थे कि एमसीडी में उनकी सत्ता ना होने से वो कई काम पूरे नहीं कर पाते और हर कोई उन कामों में रोड़ा अटकाता है। लेकिन अब केजरीवाल की यही दलील काम नहीं आने वाली। दिल्ली को संवारने की उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। क्या करना होगा, क्योंकि 10 गारंटी तो लागू कर दी गई, 10 गारंटी बता दी गई हैं और कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की एक बहुत बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के सर पर है। अगले विधानसभा चुनाव से पहले कूड़े के पहाड़ को खत्म करना होगा। साफ सुथरी दिल्ली दे पाने की चुनौती है। वायु प्रदूषण जिस तरीके से फैला रहा है, बीजेपी उसे लेकर हमला कर रही है। अरविंद केजरीवाल को उस पर काम करना होगा। साफ पानी की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा तमाम वो दिक्कतें जिनके वादे किए गए दिल्ली वासियों से, उन्हें भी पूरा करना होगा अरविंद केजरीवाल को। और अब बात करेंगे गुजरात की सत्ता की, क्योंकि सवाल यह है कि गुजरात की सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज होगा। इसका फाइनल फैसला महज कुछ घंटों में होने वाला है। यानी मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुरुवार को सुबह 8 बजते ही वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी और दिन चढ़ने के साथ साथ चुनाव के नतीजे भी साफ हो जाएंगे कि गुजरात का असली सरदार कौन है। गुजरात की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसका जवाब महज ही कुछ घंटों में मिलने वाला है। कुछ घंटों का समय शेष है और यह तय हो जाएगा कि गुजरात का असली सरदार कौन है। बीते 1 महीने से जारी सियासी उठापटक के बाद अब वो वक्त आ गया है जिसका इंतजार सभी को था। गुरुवार को मतों की गिनती होगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। जो मतदान हुआ है 1 और 5 तारीख को, इसके नतीजे कल सुबह से आना शुरू हो जाएंगे। पूरे 33 जिले हैं गुजरात में, वहां पर 37 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर गिनती की जाएगी मतों की। और ये ऐसे सेंटर है जो हर जिला मथक पर बनाए गए हैं। अहमदाबाद में 21 बैठक है, यहाँ पर 3 जगहों पर गिनती होनी है। पूरा इंतजाम किया गया है। गुरुवार को होने वाली मतगणना के लिए 37 केंद्रों पर 182 सीटों के लिए काउंटिंग हो रही है। मतगणना केंद्रों पर 182 पर्यवेक्षक रहेंगे। केंद्र की हर टेबल पर माइक्रो पर्यवेक्षक भी रहेंगे। वहीं मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। 3 नवंबर को गुजरात का चुनावी बिगुल बजा था। 2 चरणों में वोटिंग हुई, सियासी बिसात बिछी, जीत के दावे किए गए। एग्जिट पोल की माने तो गुजरात के रण में बीजेपी की विजय पताका फहराएगी, लेकिन जनता जनार्दन किसे सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाती है, इसका फाइनल फैसला गुरुवार को ही हो पाएगा। तो कल का दिन बहुत बड़ा है। जाहिर तौर पर एक तरफ जहां पर गुजरात चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे, तो दूसरी तरफ पहाड़ चुनावों का उसकी तस्वीर क्या है वो भी सबके सामने होगी। मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है और बात गुजरात और हिमाचल की हो रही है, लेकिन इंतजार है सुबह 8 बजने का, जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या हिमाचल की जनता सरकार परिवर्तन के रिवाज को दोबारा से दोहराएगी या फिर एक बार फिर देवभूमि में कमल खिलेगा। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल में भी मतगणना की तैयारी पूरी है। नतीजे गुजरात के साथ ही आएंगे, यानी 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे से रुझान आने लगेंगे।
एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार हिमाचल में मुकाबला कड़ी टक्कर का होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों टकटकी लगाए बैठे हैं कि हिमाचल का ताज आखिर किसके सिर सजेगा। गुरुवार को होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां पूरी हैं। 412 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है और इनकी किस्मत के फैसले का ताला सुबह से खुलने लगेगा। तमाम जो इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर किए गए हैं, तमाम जो पुलिस के जवान हैं, चाहे आईटीबीपी के जवान हैं, वो स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े हैं। पूरा पहरा जो है वो जवानों का रहेगा। सीसीटीवी कैमरे पर जो है नजर रहेगी। इसके अलावा 100 मीटर के दायरे पर किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं होगी। अगर आपका चुनाव आयोग की तरफ से अधिकृत कार्ड बनाया गया है तभी आप जो है काउंटिंग सेंटर के अंदर प्रवेश आपको मिलेगा। एक बार काउंटिंग हॉल में एंट्री लेने के बाद गिनती करने वाले कर्मचारी और राजनीतिक पार्टियों के एजेंट काउंटिंग हॉल से बाहर गिनती पूरी होने तक नहीं आ सकेंगे। अगर बहुत जरूरी हुआ तो भी एक ही व्यक्ति को जाने दिया जाएगा। हिमाचल के रिवाज को देखें तो यहाँ बीते 37 साल से सरकार बदलने की परंपरा रही है। हिमाचल में 5 साल में सरकार बदल जाती है। देखना होगा कि इस बार सत्ता परिवर्तन का क्रम बरकरार रहता है या हिमाचल की जनता दोबारा इसी रिवाज को फॉलो करती है। तो बात हमने इससे पहले एमसीडी के नतीजों की थी और उसके बाद अब बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से एक ट्वीट करते हुए गंभीर आरोप लगाए गए हैं और मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बीजेपी का खेल शुरू हो गया। हमारे पार्षदों के पास फोन आने शुरू हो गए। हमारा कोई पार्षद बिकेगा नहीं। पार्षदों को फोन रिकॉर्ड करने के निर्देश दिए गए। शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। एक तरफ सरकार सत्र में 16 नए बिल पास करवाने की तैयारी में है तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए मुद्दे तैयार कर लिए हैं। सत्र के पहले दिन गहमा गहमी का अंदाज साफ तौर पर देखा गया। पीएम ने सभी मुद्दों पर चर्चा की बात कही, वहीं नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शायराना अंदाज में अपनी बात रखी। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, तेरी राय भी बदलेगी। विपक्ष के इन्हीं तेवरों के साथ संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया और जैसा उम्मीद जताई जा रही थी कि यह सत्र हंगामेदार होगा, हुआ भी कुछ ऐसा ही। शीतकालीन सत्र में विपक्ष के हंगामे की गर्मी देखी गई। सत्र के शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों और सभापतियों को बधाई दी। सभी मुद्दों पर चर्चा की बात कही। पीएम ने भारत को मिली G20 की मेजबानी को बड़ा अवसर बताया। एक ऐसे समय हम लोग आज मिल रहे हैं जब देश को, हमारे हिंदुस्तान को G20 की मेजबानी का अवसर मिला है। पीएम मोदी ने सदन में भी संबोधित किया। सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति ने पहली बार राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया, जिस पर पीएम ने उन्हें बधाई दी। सदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी संबोधित किया। विपक्ष चीन के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसका जवाब विदेश मंत्री की ओर से आया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कूटनीतिक तौर पर हमने चीन को स्पष्ट किया है कि हम LAC पर एक तरफा बदलाव की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयशंकर ने बताया कि हमने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सिसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है और उन्होंने विनम्रता पूर्वक निमंत्रण स्वीकार किया है। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति का अभिवादन किया। सदन में खड़गे की पढ़ी शायरी पर लोग वाह वाह कर उठे। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे। विपक्ष की ओर से हम यही कहना चाहेंगे कि आपको हम अपनी ओर से पूरा सहयोग देंगे। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, तेरी राय भी बदलेगी। शीतकालीन सत्र में सरकार की कोशिश है कि सारे बिल पारित कर लिए जाएं। शीतकालीन सत्र में सरकार 16 नए बिल पेश करेगी। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए मुद्दे तैयार कर रखे हैं, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, EWS आरक्षण, सरकारी एजेंसियों का कथित दुरुपयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। ऐसे में शीतकालीन सत्र में गहमा गहमी तेज रहने वाली है।
तो संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार जरूर रहेगा, लेकिन सरकार 16 नए बिल पास करवाएगी। वो कौन कौन से अहम बिल हैं और इस शीतकालीन सत्र में सरकार का एजेंडा आखिर क्या है, उसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जिस बिल की हम चर्चा कर रहे हैं वो है अंतर्राज्यीय सहकारी समिति संशोधन, जिसे पास कराएगी सरकार। ट्रेडमार्क संशोधन, मध्यस्थता संशोधन, इसके साथ ही राष्ट्रीय दंत आयोग बिल, राष्ट्रीय नर्सिंग आयोग संबंधी विधेयक को भी पास कराने की तैयारी में है सरकार। छावनी विधेयक 2022, साथ ही बिजली संशोधन बिल, टेलीकॉम बिल, डेटा प्रोटेक्शन बिल और चुनावी प्रक्रिया में सुधार को लेकर भी बिल पास करवाएगी सरकार। वन संरक्षण बिल, राज्यसभा में लंबित 4 बिल भी इसी दौरान पास करवाने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए सरकार ने तमाम विपक्षी दलों से सहयोग की अपील भी की है। इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कई रंग भी देखने को मिले हैं। वहीं जब ये यात्रा राजस्थान पहुंची तब एक और तस्वीर सामने आई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने फीफा का मजा लिया। बड़ी स्क्रीन पर राहुल गांधी के साथ साथ तमाम कांग्रेस के नेता मैच देखते नजर आए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान में है। कई दिनों से लगातार सफर कर रहे राहुल गांधी मंगलवार को अलग ही अंदाज में दिखाई दिए। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कोटा में अपने साथी नेताओं के साथ फीफा का मजा उठाया। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत और दूसरे नेताओं के साथ मिलकर मोरक्को बनाम स्पेन का मैच देखा। बड़ी स्क्रीन लगा दी गई, उस पर सभी मैच देख रहे हैं। जो तस्वीर सामने आई है उसमें राहुल गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल, सीएम अशोक गहलोत मैच देखते दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ कई दूसरे नेता जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया है, वे भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 4 दिसंबर को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने राजस्थान में दस्तक दी थी। 380 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यात्रा राजस्थान के झालावाड़ में प्रवेश कर गई थी। राजस्थान की धरती से राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि मैं भाजपा और आरएसएस से नफरत नहीं करता, पर मैं देश को डरने नहीं दूंगा। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन पूरा धन कुछ 3-4 उद्योगपतियों के हाथ जा रहा है। राजस्थान में ही मार्च के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब राहुल गांधी के सामने मोदी मोदी के नारे लगने लगे थे। बीते रोज ममता बनर्जी राजस्थान में थी। पहले उन्होंने अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाई और उसके बाद पुष्कर गईं, लेकिन वहां डुबकी न लगाने पर वो विरोधियों के निशाने पर है। विपक्ष का आरोप है कि हिंदू नाराज ना हो, इसीलिए वो पुष्कर गईं और ममता से वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मौला गरीब नवाज, कलकत्ता से सीएम ममता बनर्जी ने। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अजमेर पहुंची, जिसके बाद हंगामा हो गया। अब जरा हंगामे की वजह भी जान लीजिए। 24 साल बाद 6 दिसंबर को ममता अजमेर गईं। अजमेर दरगाह में ममता बनर्जी ने चादर चढ़ाकर जियारत की। अजमेर दरगाह में जियारत से कहीं बंगाल के हिंदू नाराज ना हो जाएं, इसलिए हिंदुओं को साधने के लिए ममता बनर्जी पुष्कर मंदिर गईं। हंगामे की वजह यहीं से शुरू हुई। पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर में ममता ने पूजा अर्चना तो की, लेकिन सरोवर में ममता ने डुबकी नहीं लगाई, जिसको लेकर वे विरोधियों के निशाने पर आ गईं। अजमेर में जो चादर चढ़ाया वो अच्छा काम किया और पुष्कर मंदिर में गया, वो भी अच्छा काम किया। लेकिन सबसे बड़ा काम होता था जो पाप जो करता है ना, वो तो पुष्कर नदी में, वो सरोवर में स्नान करते, उनकी स्नान करना जरूरत था, इतना पाप किया। ममता पर आरोप लगने के बाद टीएमसी बौखला गई। लेफ्ट के शासन को टीएमसी याद दिला रही है। इससे पहले 1999 में ममता बनर्जी अजमेर की दरगाह पर जियारत करने गई थीं और ठीक 4 महीने बाद वो रेल मंत्री बन गई थी। लेकिन सरोवर में डुबकी न लगाने पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों की कार्रवाई को रियल टाइम में दिखाने के लिए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन के जरिए कार्रवाई को लाइव देखा जा सकता है। इसके साथ ही ऐप के जरिए कोर्ट से जुड़े हुए कई मामलों की जानकारी भी मिल पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन का एंड्रॉयड वर्जन 2.0 लॉन्च किया। यह एप्लीकेशन कानूनी अधिकारियों और कई केंद्रीय मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों को अदालती कार्यवाही को रियल टाइम देखने की सुविधा देगा। इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, जबकि इसका iOS वर्जन 1 हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, केंद्रीय मंत्रालयों के कानून अधिकारी और नोडल अधिकारी वास्तविक समय में उनके मामले की स्थिति, आदेश, निर्णय और उनके मामलों की लंबित स्थिति देख सकते हैं।
इस एप्लीकेशन के जरिए अदालतों में होने वाली कार्यवाही को देखा जा सकता है। जो मोबाइल एप्लीकेशन पहले था वो अदालती कार्यवाही देखने के लिए वकीलों और अधिवक्ताओं को ऑन रिकॉर्ड्स तक पहुंच प्रदान करता था। ये मामलों, आदेशों और निर्णयों की स्थिति को भी दिखाता था। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने कुछ मीडिया कर्मियों को अदालती कार्यवाही को वर्चुअल रूप से देखने में सक्षम बनाने के लिए ये सुविधा प्रदान की थी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद की जो अब हिंसक हो चला है। कनाडा समूह के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के ट्रक पर पथराव कर दिया। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट के शिव सैनिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी तरफ से कर्नाटक की बसेस पर जय महाराष्ट्र लिख दिया गया, जिससे हंगामा और ज्यादा बढ़ा। अब तक आपने दो देशों के बीच सीमा विवाद की खबरें सुनी होंगी, देखी होगी दो देशों में झड़प, लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव बढ़ गया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इस विवाद को और हवा दे दी है। सीमा विवाद अब हिंसक हो चला है। कर्नाटक के बेलगाम में कन्नड़ समूह के कर्नाटक रक्षणा वेदिक के सदस्यों ने हिरबाग डेवाड़ी टोल नाके के पास महाराष्ट्र के ट्रकों पर पथराव कर दिया, जिसके बाद दोनों राज्यों में तनाव बढ़ गया। तो इसके विरोध में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे गुट के शिव सैनिकों ने पुणे में कर्नाटक की बसों पर जय महाराष्ट्र लिख दिया। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन सीमा विवाद पुराना होने की वजह से कोई झुकने को तैयार नहीं है। दोनों राज्यों के बीच बेलगाम और सोलापुर को लेकर विवाद है। दोनों राज्यों के नेताओं की तरफ से तीखी बयानबाजी जारी है। अब उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने सीमा विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर विवादित और भड़काऊ बयान दे दिया है। डरपोक लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं, उनमें कोई हिम्मत नहीं है। हम जाएंगे बेलगांव में, कल पवार साहब ने भी कहा है हम बेलगांव में जाएंगे। हिम्मत चाहिए। क्या करेंगे आप? हमको गोली मारेंगे, हमको अरेस्ट करेंगे, जेल में डालेंगे। हम डरते नहीं। दोनों राज्यों के बीच बेलगाम को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। नेताओं की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कर्नाटक के सीएम बोम्मई सीमा विवाद को जल्द हल करना चाहते हैं। कर्नाटक में 2023 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सीमा विवाद को हवा देकर दोनों ही राज्यों की पार्टियां फायदा उठाने की कोशिश में हैं। तो बेलगाम का विवाद बेलगाम हो चला है। आइए आपको पूरा विवाद अब बिग स्क्रीन के जरिए भी समझा देते हैं। इस विवाद की वजह क्या है और ये विवाद आखिर कब से सामने है, यानी कि विवाद का इतिहास क्या कहता है, इसकी तस्वीर आप देख लीजिए। कब से है? 1956 से इस विवाद की शुरुआत हुई। ये है वो सीमा जिसे लेकर पूरा विवाद। ये सीमा कवर करती है 7000 किलोमीटर का, जिसको लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच विवाद की स्थिति है। विवाद का सेंटर पॉइंट क्या है? वो है कर्नाटक का बेलगाम, यानी कि बेलागावी, जो कि सोलापुर के अंडर में आता है। अब विवादित क्षेत्र में क्या है? कर्नाटक के 814 गांव, जिस पर महाराष्ट्र अपना दावा करता है। 814 गांव में क्योंकि मराठी भाषी लोग रहते हैं, इसीलिए महाराष्ट्र उस पर अपना दावा है। महाराष्ट्र इसे अपने हिस्से में मिलाना चाहता है, लेकिन यह सीमा विवाद बीते कई वक्त से लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि बेलगाम पर कर्नाटक भी अपना दावा करता है। और यही वजह है कि 7 किलोमीटर का लगता बॉर्डर और 814 गांव को लेकर विवाद बढ़ा है। विवाद की वजह क्या है कि दोनों ही राज्य इस पर अपना अपना दावा करते हैं और कोई भी इन 814 गांव को छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर हो कर्नाटक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वंदे भारत और आइए अब बात करेंगे चक्रवाती तूफान मंडोस की, जिसको लेकर दक्षिण के 3 राज्यों में इस वक्त अलर्ट जारी है। कुछ इलाकों में बारिश की शुरुआत हो चुकी है, जिससे उत्तर भारत में सर्दी बढ़ने के भी आसार। देश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। अभी हल्की सर्दी पड़ रही है, जिसके अगले कुछ दिनों में बढ़ने के आसार हैं। वहीं दक्षिण के 3 राज्यों के 13 जिलों में चक्रवाती तूफान मंडोस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस तूफान से तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। मंडोस तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ की 6 टीमें तैनात की गई हैं। इस साल मानसून के बाद बंगाल की खाड़ी में ये दूसरा तूफान है। इससे पहले अक्टूबर में सित्रांग तूफान आया था। दक्षिण में बारिश की वजह से उत्तर भारत में ठंड बढ़ने के आसार हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर में तापमान -3.4 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। वहीं दिल्ली में भी तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर दिल्ली की हवा इतनी खराब है कि पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडिया गेट पर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 दर्ज किया गया। इसके अलावा दूसरे इलाकों में भी हालात खराब हैं। बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। दिल्ली आज फिर से गैस चेंबर बन चुकी है। आज बाहर सांस लेना मुश्किल है, खतरनाक है। AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। अब चुनाव हो चुके हैं तो उम्मीद है कि चुनावी मंत्री कैंपेन मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के प्रदूषण को लेकर चिंता करेंगे। प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इसको लेकर डॉक्टर्स की सलाह है कि घर में ही रहें और अगर घर से बाहर निकलें तो सभी प्रकार की सावधानी बरतें। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण की लेवल बढ़ती जा रही है और ठंड की भी दस्तक शुरू हो गई है, तो ऐसे में जो अब पब्लिक है वो निकलना कम कर दी है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम जिस तरह से पॉल्यूशन लेवल बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आंखों में जलन होती है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टरों का भी मानना यही है कि अगर किसी को हेल्थ समस्या है तो वो मॉर्निंग के टाइम में नहीं निकले। जानकारों के मुताबिक दिल्ली की हवा 9 दिसंबर के बाद और खराब होगी, जो लोगों की सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इससे बच्चे और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आइए अब बात फेसबुक की करेंगे, क्योंकि फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा और अमेरिकी सरकार में इन दिनों टकराव की स्थिति बनी हुई है। सरकार जर्नलिज्म कंपटीशन एंड प्रिजर्वेशन एक्ट लाना चाहती है, जिसको लेकर मेटा ने धमकी दी है कि अगर ये एक्ट पास हुआ तो फेसबुक से न्यूज फीड को हटा दिया जाएगा। सोशल मीडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा और अमेरिकी सरकार के बीच ठन गई है। सरकार और मेटा के बीच विवाद जर्नलिज्म कंपटीशन एंड प्रिजर्वेशन एक्ट को लेकर है। सरकार इस बिल को पास कराने की तैयारी में है तो मेटा इसका विरोध कर रही है। इसी को लेकर मेटा प्लेटफॉर्म इंक ने धमकी दी है कि अगर ये एक्ट पास हुआ तो वे फेसबुक से न्यूज फीड को पूरी तरह हटा देंगे। मेटा के मुताबिक इस एक्ट के पास होने पर वो मजबूरी में ऐसा कदम उठाएगा, क्योंकि इस कानून के आने से ब्रॉडकास्टर्स को अपनी सामग्री पोस्ट पर फायदा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार वहां की पत्रकारिता क्षेत्र की मदद के लिए ये कदम उठाने जा रही है, जिसका मेटा विरोध कर रही है। तो ऑस्ट्रेलिया में साल 2021 में अमेरिका की तरह ही एक कानून आया था, जिसके बाद फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में न्यूज फीड को बंद कर दिया और दूसरी टेक कंपनीज की तरह मेटा के सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं और इसी वजह से वो इस कानून का विरोध कर रही है। कौन कौन सी चुनौती मेटा के सामने खड़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक साल से मेटा का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। फेसबुक यूजर्स की घटती हुई संख्या मेटा के लिए दिक्कत का सबब है। मेटा का मुनाफे में भारी गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है और जुलाई से सितंबर के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि लगातार मुनाफा घटता जा रहा है और इसी बाबत मेटा की चुनौती लगातार बढ़ी हुई है। आइए अब बात करेंगे रतन टाटा की ड्रीम कार यानी कि टाटा नैनो की। एक बार फिर सड़कों पर वो नजर आने वाली है, यानी कि एक बार फिर नैनो ईवी अवतार, इलेक्ट्रिक व्हीकल अवतार में नजर आने वाली है। नैनो इलेक्ट्रिक होने के साथ कई ऐसे बदलाव उसमें देखने को मिलेंगे जो उसे हैचबैक कैटेगरी का किंग बना सकते हैं। अप्रैल 2020 में BS6 लागू होने के साथ ही टाटा ने अपनी लखटकिया हैचबैक टाटा नैनो को मार्केट से हटा लिया था, लेकिन अब एक बार फिर नैनो को सड़कों पर नए अवतार में उतारने की तैयारी है। टाटा नैनो को दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में प्रचारित किया गया था, जो रतन टाटा के दिल के काफी करीब थी। इस कार का प्रोडक्शन मई 2018 तक हुआ, लेकिन उसके बाद प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। अब एक बार फिर से टाटा नैनो सड़कों पर नए अवतार में नजर आने वाली है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक टाटा नैनो को इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के साथ फिर से पेश किया जाएगा। टाटा नैनो ईवी के मैकेनिकल डिटेल्स, सस्पेंशन सेटअप और टायरों में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर टाटा नैनो का प्रोडक्शन फिर से शुरू करने का कंपनी ने मन बनाया तो तमिलनाडु में मौजूद फोर्ड के प्लांट का अधिग्रहण भी किया जा सकता है। अभी तक फिलहाल टाटा नैनो इलेक्ट्रिक कार को लेकर कंपनी ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इसका ऐलान होगा और प्रोडक्शन भी शुरू होगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में 2 दिन से एक 8 साल की मासूम जिंदगी की जंग लड़ रही है। 400 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा गिरा, जो करीब 55 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है। मासूम तन्मय को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसा मंगलवार शाम बैतूल जिले के आठनेर के मांडवी गांव में करीब 5 बजे हुआ। तन्मय दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। रेस्क्यू शुरू होने के बाद सबसे पहले बच्चे के लिए बोरवेल में ऑक्सीजन पाइप डाला गया, उसके बाद सीसीटीवी कैमरा, ताकि मासूम की हर एक हलचल को देखा जा सके। 400 फीट गहरे गड्ढे में लगभग 55 फीट की गहराई पर
तन्मय फंसा हुआ है। बैतूल के मांडवी गांव की यह घटना, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। माता पिता की आस, जल्दी से मासूम को बाहर सुरक्षित निकाला जा सके। और इस वक्त की एक बड़ी खबर हैदराबाद से है, जहां पर मानव तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कई सालों से पीड़ितों की तस्करी की जा रही थी। 14,000 से ज्यादा पीड़ितों की तस्करी की जा चुकी है। कॉल सेंटर और व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों से ये संपर्क करते थे। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब उत्तर प्रदेश जा पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हिजाब को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हिजाब पहनकर आई छात्रा को कॉलेज में एंट्री नहीं देने पर छात्र भड़क गए और हंगामा करने लगे। नौबत पुलिस बुलाने तक की आ गई। कर्नाटक के उडुपी में शुरू हुआ हिजाब विवाद अब यूपी पहुंच गया है। यूपी के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद के जेएसपीजी कॉलेज में एक बार फिर हिजाब का जिन्न आ गया है। भीड़ और हंगामा और बहसबाजी की ये तस्वीर बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद के जेएसपीजी कॉलेज का है। कॉलेज के गेट पर कुछ छात्र कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारियों से बहस कर रहे हैं। दरअसल आज कॉलेज प्रशासन की तरफ से ड्रेस कोड चेक किया जा रहा था और हिजाब पहनकर आई एक लड़की को कॉलेज में एंट्री देने से रोक दिया गया। इसके बाद धर्म विशेष से जुड़े लोग और छात्र भड़क गए और हंगामा शुरू कर दिया। कॉलेज प्रशासन ड्रेस कोड का हवाला देता रहा, लेकिन धर्म विशेष से जुड़े छात्रों ने एक नहीं सुनी। उल्टे कॉलेज प्रशासन पर धर्म विशेष के छात्रों को टारगेट करने का आरोप लगा दिया। हिंदू छात्रों के कड़ा और भगवा स्वेटर पहनकर आने पर ही सवाल उठा दिया। कॉलेज प्रशासन कहता रहा कि छात्रा बुर्का पहनकर आए, लेकिन कॉलेज के महिला गार्ड रूम में वो अपना ड्रेस बदल लें, लेकिन इसके बाद भी छात्रों का हंगामा नहीं थमा। छात्र धरने पर बैठ गए। ये धरना तब खत्म हुआ जब पुलिस वहां पहुंची। आज हमारी अनुशासन समिति पूरी गेट पर चेकिंग कर रही थी, तो उस दौरान कुछ बच्चों को, लड़कियों को बोला गया कि आप चेंजिंग रूम में जाके, गर्ल्स कॉमन रूम है कॉलेज में, तो वहाँ अपना जो है ओवरकोट वगैरह वहाँ चेंज कर लीजिए। तो उसकी वजह से कुछ आपस में बहसबाजी हुई। छात्राओं के लिए हमारे कॉलेज में पहले से गर्ल्स कॉमन रूम है और जो भी बच्चे हैं उसमें अपना वो बैठती हैं, पढ़ती भी हैं जब कोई पीरियड खाली रहता है, और उसी में वो चेंजिंग रूम के तरह भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे। इससे पहले भी कॉलेज और स्कूल में हिजाब और बुर्का पहनकर एंट्री को लेकर यूपी में विवाद हो चुका है। गाजियाबाद के गिन्नी देवी गर्ल्स कॉलेज में हिजाब पहनकर आने पर कॉलेज ने एंट्री नहीं दी, जिसके बाद मुस्लिम छात्राओं ने खूब प्रदर्शन किया था। इससे पहले कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर विवाद हुआ था, जब कर्नाटक के उडुपी में एक कॉलेज में हिजाब पहनकर आई एक छात्रा को क्लासरूम में घुसने नहीं दिया गया था, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय की तरफ से इसका विरोध किया गया। मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगाने के राज्य सरकार के फैसले को सही करार दिया तो छात्राएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर बटा हुआ फैसला दिया था। और इसी खबर के साथ वंदे भारत में फिलहाल इतना ही।